इसको मैं 10/10 देता हूँ इस पेपर के, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर इसने मतलब हेडिंग निकाले हैं। तो अगर आप इस तरह पेपर के लिए हेडिंग निकालेंगे तो इसके फिर जो मार्क्स। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक और खैर वाफियत से होंगे। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कल पेपर है बोर्ड का, और आज इस मुख्तसर वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लेना है और टॉपर स्टूडेंट्स की पेपर में फर्क क्या होता है, एक टॉपर किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर लेता है, एक एवरेज और एक नॉर्मल स्टूडेंट पेपर के अंदर कौन से मिस्टेक करते हैं। तो ये मुख्तसर सी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से आपने किस तरीके से टाइम्स को मैनेज कर लेना है, किस तरीके से राइटिंग कर लेना है पेपर के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं और वो है ऐसे लो क्वेश्चन। आपने एक ऐसे लो क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर लेना है, और इसके साथ साथ ई मार्किंग क्या होता है, ई शीट। डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपने अंदाजा लगाना है कि आगे अगर आपके पेपर चेक होते हैं किस लेवल के ऊपर वो क्वेश्चन को देखकर टीचर अंदाजा लगाते हैं कि आपको कितने नंबर दे एक क्वेश्चन का। तो इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर के अंदर आपके पास 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो इस वीडियो के अंदर हमने पार्ट बी और पार्ट सी को बहुत मुख्तसर से टारगेट कर लेना है, क्योंकि ये पेपर का एक अहम जुज होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि एक टॉप स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के पेपर में फर्क क्या होता है। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ टिप्स सिर्फ शेयर कर लेता हूँ, आपने इसको फॉलो कर लेना है। बाकी आपका जो तरीकाकार होता है वो आपने सिंपल अप्लाई कर लेना है अपने पेपर के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलो, यहाँ पे मेरे पास कुछ टॉपर की पेपर है के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना है एट द एंड ऑफ वीडियो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एक टॉपर स्टूडेंट किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर लेता है। क्योंकि ये पेपर मेरे पास एक स्टूडेंट के है, मैं आपके साथ वो मिस्टेक भी शेयर करूंगा कि इसने कौन से मिस्टेक किया है और किस जगह पे उसने मतलब एक अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने एक अच्छे पेपर को किस तरीके से तैयार कर लेना है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर चूंकि आपके पास एमसीक्यूज होते हैं तो इसके ऊपर हमने प्रॉपर डिस्कशन नहीं कर लेना है। फिर भी उसके लिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि अगर सपोज आपको एक एमसीक्यूज नहीं आता है तो आपने किस तरीके से 90% या 70 या 75-80% किस तरीके से एक एमसीक्यूज के करेक्ट ऑप्शन पे जाना है। इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत मैंने डिस्कशन किया हुआ है पास्ट पेपर के अंदर। लेकिन जो हमारा टारगेट है वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन को आपने किस तरीके से अटेम्प्ट कर लेना है, और लॉन्ग क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का टिप्स क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लेना है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन को आपने किस तरीके से अटेम्प्ट कर लेना है। डिस्टोर मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे मैंने टिप्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, टाइम मैनेजमेंट। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ योर पेपर। अगर आपने टाइम्स को मैनेज किया तो आप यकीन जानिए आपका पेपर ऑलमोस्ट 99.99% यहाँ से कंप्लीट हो गया। अगर आपने टाइम्स को मैनेज किया तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो पेपर है वो एक अच्छे तरीके से पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आपने टाइम्स को स्टार्ट में मैनेज नहीं किया तो फिर आपका जो पेपर का प्रेजेंटेशन है या पेपर्स के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप फुलफिल नहीं करेंगे। तो आपने टाइम्स को किस तरीके से मैनेज कर लेना है, मैं एक शॉर्ट कंसेप्ट देता हूँ। नॉर्मली आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, जब आप मस्जिद के लिए जाते हो तो आपको एक आइडिया होता है कि 5 मिनट होता है नमाज के लिए, बाजुमात नमाज के लिए। तो आपको पता होता है कि बाजुमात के लिए आपके पास कितना टाइम होता है, 5 मिनट। तो आप क्या करते हो, घर से 5 मिनट पहले निकलते हो और एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचते हो। लेकिन ये नॉर्मली एक दिन ही होता है, आप मुसलसल इस तरह करते हो। रीजन क्या होता है, इसके पीछे आपका प्रैक्टिस होता है। तो आपने स्कूल के लेवल पे देखा होगा कि आपके फेजेस होते हैं, फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, थर्ड होता है, प्री बोर्ड होता है। तो ये इसके लिए होता है ताकि आप पेपर्स के अंदर एक प्रॉपर तरीके से टाइम्स को मैनेज कर ले और आपका बार बार प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपने ये तरीका कार किया है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप एक प्रॉपर तरीके से पेपर को मैनेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स का मिस्टेक क्या होता है, वहाँ पे जो एग्जाम होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, फेजेस होते हैं, लेते नहीं है। तो वहाँ उसका प्रैक्टिस उस लेवल का नहीं होता है कि यहाँ बोर्ड्स के अंदर वो टाइम्स को मैनेज कर ले। लेकिन चूंकि आपके पास अभी तो खैर टाइम नहीं है, तो आपने क्या करना है, टाइम को किस तरीके से मैनेज कर लेना है उसके ऊपर मैंने शॉर्ट सा डिस्कशन आपके साथ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जिस तरीके से एक एग्जाम्पल दे दिया मस्जिद का, यहाँ आपने वही एग्जाम्पल क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। किस तरीके से,
चूंकि आपको पता है कि पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर आपके पास कुछ गिवन क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 और 10 के लिए बात करूं, अपने 11 से 8 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं पार्ट बी के अंदर, और इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन गिवन है। और चूंकि आपके पास जो पार्ट ए होता है उसके लिए स्पेसिफिक टाइम होता है 15 मिनट्स या 20 मिनट ले ले, तो आपके पास जो टोटल टाइम रहता है एक पेपर का जो टाइम होता है वो 3 होर होता है। तो इसमें से 2 होर और 40 मिनट आपके पास बच जाते हैं। तो आपने इस टाइम को निकाल के पार्ट बी और पार्ट सी के ऊपर क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है। किस तरीके से, आपको ये आइडिया होनी चाहिए कि नॉर्मली चूंकि आपके पास ई शीट होता है, एक क्वेश्चन एक ही पेपर के ऊपर होता है और आपको पता है कि इसके लिए कितना टाइम रिक्वायरमेंट है, अंदाजा लगाना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपने 1 होर या इससे थोड़ा बहुत टाइम निकालना होता है। बाकी आपके पास जितना भी टाइम बचता है, आपने सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर डिवाइड कर लेना है और फिर वही टाइम आपने एक एक शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, एक क्वेश्चन के लिए वो 15 मिनट निकालते हैं, 10 मिनट निकाल लेते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन होता है या इस तरह लास्ट में जो क्वेश्चन रहते हैं उसके लिए उसके पास इतना परफेक्ट टाइम नहीं होता है कि उस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले। क्योंकि आपको पता है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन का इक्वल नंबर होते हैं, तो उस लेवल पे आपने परफेक्ट टाइम हर क्वेश्चन के लिए निकालना है। यहाँ से आपने क्या करना है, टाइम्स को मैनेज कर लेना है। नेक्स्ट है राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये पेपर का एक अहम जूज है। अगर आपकी राइटिंग अच्छा है तो वेल डिफाइंड, लेकिन अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो यहाँ पे मैंने आपके साथ एक टिप्स शेयर कर लेना है। वो टिप्स क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो आपने एक टीचर को किस तरीके से इम्प्रेस कर लेना है खुद से, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। हैं ऐसे लोग की तरफ। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बस ऐसे लो तो ये है वो है। नहीं डियर स्टूडेंट, ये वही कंसेप्ट है, वही टॉपिक है जो आपने क्लास के अंदर ड्यूरिंग थ्रू आउट ईयर पढ़े हैं, वही टॉपिक है, लेकिन सिर्फ नाम दिया गया हुआ है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, और इसके अंदर थोड़ा बहुत कंसेप्ट होता है आपके माइंड को कंफ्यूज करने के लिए कि ये स्टूडेंट इसके काबिल है इस क्वेश्चन की देने की कि नहीं। तो मैंने आपके साथ इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना है, और वो किस तरीके से, यह इस क्वेश्चन से मैं आइडिया देता हूँ। कभी कभार क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है कि डिफाइन माइटोकॉन्ड्रिया, डिटेल नोट्स ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, या एनलिस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल ब्रीफली डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे लोग का काम क्या होता है, वो अक्सर एक्शन वर्ब को यूज कर लेता है। और एक्शन वर्ब का मतलब क्या होता है, वो नॉर्मली इस तरह नहीं होता है कि डिफाइन, वो कहता है कि डिस्क्राइब ब्रीफली। तो ये क्या है, ये एक एक्शन वर्ब है। तो यहाँ से स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होता है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं कर लेना है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लोग के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे मांगा है, इसी लोग के अंदर क्या होता है कि व्हाट इज द रीजन व्हाई वी कॉल पावर हाउस ऑफ द सेल टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपने क्या कर लेना, इसके सिंपल रीजन लिखना है। लेकिन ये मिस्टेक आपने नहीं कर लेना है कि आप सिर्फ रीजन लिखे, इसके पीछे रीजन क्या है वो इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट पे ये भी डिस्कशन कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, ई मार्किंग। लेकिन ई मार्किंग से पहले ई शीट को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ई शीट क्या है, इस तरह एक नॉर्मल शीट होता है, लेकिन इसके ऊपर पहले से एक क्वेश्चन गिवन होता है और आपने इस गिवन क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है या लिखना होता है किस तरीके से, आगे इस क्वेश्चन के अंदर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ई मार्किंग किस तरीके से होता है, ये बहुत मार्किंग क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट का पेपर है, बीइंग अ टीचर मैंने इसको किस तरीके से चेक कर लेना है। याद रखिए, बोर्ड्स के अंदर इस तरह नहीं होता है जिस तरह पहले होता था कि पेपर इस तरह सामने होता था और चेक होता था, नहीं। यही पेपर कैम स्कैनर के थ्रू, मीन मोबाइल्स के अंदर एक एप्स होता है कैम स्कैनर, और इसके थ्रू क्या होता है, यही पेपर स्कैन होता है और स्कैन होके ये लैपटॉप्स के अंदर टीचर हजरात चेक करवाते हैं। और किस तरीके से करवाते हैं ये पॉइंट्स भी आगे हमने डिस्कशन कर लेना है, क्योंकि ये कोरिलेटिव पॉइंट आगे एक एक पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ई मार्किंग क्या होता है, पेपर किस तरीके से आपने अटेम्प्ट कर लेना है, कौन से मार्कर और कौन से बल पॉइंट को आपने यूज कर लेना है। तो यहाँ से आपका सिर्फ ये आइडिया हो गया कि ई मार्किंग किस तरीके से होता है। और last but not least when about section, in section we will discuss about short question mean part B and part C। इस तरह ऊपर हमने डिस्कस किया about time management। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन को कितने टाइम में सोल्व कर लेना है और इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो याद रहे कि आप एक कंप्लीट पेपर को सोल्व नहीं करेंगे टाइम्स के अंदर। पहले आपने आइडिया लगाना है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं कितना टाइम निकालूं और इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। स्टार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया
कि मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके पास एक घोर होना चाहिए और जो बाकी टाइम बच जाता है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए निकालना है। तो इसके हिसाब से फिर आपने आंसर टू द पॉइंट लिखना है। और याद रखिए कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट मिस्टेक कर लेता है, एक क्वेश्चन के अंदर वो फंस जाता है और उसके ऊपर वो 20 या 15 मिनट लगाते हैं और फिर क्या होता है आगे उसके पास इतना परफेक्ट टाइम नहीं होता है कि कंप्लीट पेपर को वो सोल्व कर ले। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नहीं आता है या दरमियान में आपको नहीं आता है तो वहां पे आपने स्किप कर लेना है, आगे आपने क्वेश्चन को करना है, क्योंकि आपको पता है आपका ई मार्किंग ई शीट होता है और ई शीट्स के ऊपर पहले से क्वेश्चन गिवन होता है, तो आपने टू द पॉइंट आंसर को आगे फिर लिखना है। तो ये हो गया सेक्शंस के बारे में। अब हम चलते हैं पेपर प्रेजेंटेशंस की तरफ कि आपने पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट कर लेना है। स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं वो किस तरीके से एक पेपर को बनाते हैं और वो स्टूडेंट जो नॉर्मल होते हैं वो मिस्टेक क्या कर लेते हैं, वो हमने डिस्कस कर लेना है। और याद रखिए मैं आपके साथ सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर इस तरह डिस्कस कर लेना है। बाकी ये जो पैटर्न होगा साइंस सब्जेक्ट के लिए होगा, मीन्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इस तरह जो आर्ट्स सब्जेक्ट है उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली वहाँ पे थोड़े कम पॉइंट होते हैं एज कम्पेयर टू साइंस सब्जेक्ट। किस तरीके से यहाँ पे मैं आपके साथ वो शेयर कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को उठा लेते हैं बोर्ड की पेपर से। फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि ब्रीफली डिस्कस माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रीफली डिस्कस कर लेना है। और ब्रीफली का मतलब ये होता है कि आपके पास सिंपल एक ही पेज होता है, मतलब एक ही तरफ होता है और आपने एक ही पेज के ऊपर इसको सोल्व कर लेना है। दो पेज नहीं होते हैं या इस तरह नहीं होता है कि आपके पास 3 पेज होता है, आपने एक ही पेज के ऊपर इसको सोल्व कर लेना है। तो सोल्व करने के लिए आपने टेक्निक को यूज कर लेना है। टेक्निक क्या होता है, नॉर्मली अगर आपने बायोलॉजी को पढ़ा है, केमिस्ट्री को पढ़ा है या फिजिक्स को पढ़ा है तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे परफेक्ट कौन सा क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको आता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सबसे पहले आपने इस तरह हेडिंग लगाना है। और याद रखिए ये डिपेंड कर लेता है कि आपका हैंडराइटिंग अच्छा हो या नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है, नॉर्मली हम नॉर्मल पेपर के अंदर क्या करते हैं मैं आपके साथ फिर वो शो भी करूंगा, हम सेक्शन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, फिर इस तरह फिर उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन बोर्ड की पेपर के अंदर ये मिस्टेक आपने नहीं कर लेना है, टू द पॉइंट हेडिंग लगाना है। क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आपने सबसे पहले उस टॉपिक का हेडिंग लगाना है। फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चंस के अंदर क्या था, ब्रीफली डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे पहले आपने माइटोकॉन्ड्रिया का हेडिंग दे दिया। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है कि सबसे पहले अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर इनके अंदर आपको ये पॉइंट आते हैं तो इसका आपने हेडिंग देना है। और नॉर्मली ये तो इतना आसान होता है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से स्टडी किया है क्लास के अंदर तो एक टॉपिक्स के अंदर एक क्वेश्चंस के अंदर 4 to 5 हेडिंग निकालना मुश्किल काम नहीं होता है साइंस बुक्स के अंदर। लाइक अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया, अगर इसकी डिस्कवरी आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने क्या कर लेना है यहाँ डिफिनेशन से पहले डिस्कवरी लिखना है। नहीं आता है, बुक्स के अंदर गिवन नहीं है, सर ने नहीं पढ़ा है तो फिर आप इसको स्किप कर ले। दूसरा क्या है, मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजी के लिए। अगर मैं बात करूं मीनिंग आता है तो सबसे पहले डिफिनेशन से पहले आप मीनिंग लिख ले तो आपके पास 1 हेडिंग बन गया। अगर डिस्कवरी आता है तो 2 हेडिंग हो गया। फिर उसके बाद आपने आना है डेफिनेशंस के अंदर और फिर आपने प्रॉपर तरीके से इस तरह DEF या प्रॉपर तरीके से आप डिफिनेशन लिख ले और आपने इस तरह स्टार्टिंग लेना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रॉपर तरीके से इसको डिफाइन कर लेना है। थर्ड पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम मिस्टेक क्या करते हैं, नॉर्मली एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी डिटेल लिखो, सिर्फ नेम मेंशन करो। किस तरीके से, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं नेम मेंशन करूँ, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर होता है, मैट्रिक्स होता है, क्रिस्टिया होता है, तो इस तरह प्रॉपर तरीके से अगर आप सिर्फ नेम्स को भी मेंशन करें तो एक अच्छी बात होता है। और इससे पहले यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मेंशन किया, आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह कुछ ट्रिकी पॉइंट होते हैं, अगर आपके जेन्स के अंदर होते हैं या टीचर ने बताया तो इस तरह आपने हाईलाइट होकर लिखना है। हाईलाइट का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने बात कर लेना है। यहाँ से मुझे एक पॉइंट याद आ गया ई मार्किंग के अंदर कि अगर आपने एक पेपर को अटेम्प्ट कर लेना है तो आप इसके लिए कोई इस तरह कलरफुल मार्कर आप यूज कर सकते हो कि नहीं। डिस्टेंस याद रखिए, जिस तरह यहाँ पे मैंने बोर्ड्स के ऊपर शो किया है, रेड कलर से, ब्लैक कलर से, ब्लू और इस तरह ग्रीन कलर से, आपने ये मिस्टेक नहीं कर लेना है। वजह क्या है, आपका पेपर स्कैन होता है। स्कैन का मतलब क्या होता है, आपने मोबाइल के अंदर कैम स्कैनर को देखा होगा, कितना भी कलरफुल चीज होगा अगर आप इसको स्कैन करेंगे
तो वो क्या होता है, ब्लैक होता है। तो बजाय ये कि आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट करें, तो आपने ये मिस्टेक नहीं कर लेना है। आपने सिंपल क्या करना है, एक ब्लैक पॉइंटर, अगर आप पॉइंटर के आदि हो यूज़ कर लेना है, बल पॉइंट के आदि हो बल पॉइंट यूज़ करें, और बल पॉइंट के साथ आपने सिंपल 605 जो मार्कर होता है ब्लैक कलर, वो आपने यूज़ कर लेना है हेडिंग के लिए। और नॉर्मली आपने फिर इस तरह डबल लाइन भी लगाना है ताकि आपका पेपर और भी खूबसूरत लगे, जो टीचर होता है वो इम्प्रेस्ड हो जाए आपके पेपर से और आपको फुली मार्क्स दे दे। तो ये हो गया एक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और इस तरह लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शन। अगर एक क्वेश्चन बायोलॉजी की अगर हम बात करें फंक्शन होता है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें एग्जाम्पल गिवन होते हैं, फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें थोड़ा बहुत ग्राफ शक्ल वगैरह होता है या फार्मूला वगैरह होता है, तो आपने इस तरह अपने खुद से वो ट्रिक्स यूज़ कर लेना है हर पेपर के लिए। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देता हूँ कि आपने खुद से 4 to 5 हेडिंग या मैक्सिमम 4 तो होनी चाहिए एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। इसका इंप्रेशन क्या होगा, जब टीचर आपके क्वेश्चंस को देखता है तो इसको आइडिया होता है कि नहीं ये तो एक जीनियस स्टूडेंट है, इसने इतने प्रॉपर तरीके से हेडिंग निकाले है, अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, तो वो आपको फुली मार्क्स देता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये ट्रिक्स टॉप स्टूडेंट यूज करते हैं। और वो क्या करते हैं, चूंकि इसके पास टाइम भी ज्यादा होता है, वो सारा अकल से करते हैं, और वो लास्ट में डायग्राम्स को भी शो करते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे पास टाइम भी है और मैंने एक पेपर को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर लेना है। लास्ट में मैं आपके साथ वो पेपर भी दिखाऊंगा एक टॉप स्टूडेंट किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर लेता है। यहाँ तो हो गया एक शॉर्ट क्वेश्चन के, एक शॉर्ट क्वेश्चन को आपने किस तरीके से अटेम्प्ट कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एटलीस्ट 4 to 5 हेडिंग होनी चाहिए। किस तरीके से आपने निकालना है, बहुत आसान है। सिंपल टॉपिक उतारो, टॉपिक्स के अंदर अगर आपको डिस्कवर आता है उसको मेंशन करो, फिर इसकी मीनिंग आता है मीनिंग को मेंशन करो, फिर डिफिनेशन प्रॉपर तरीके से, स्ट्रक्चर आता है स्ट्रक्चर के अलावा इसके कंपोजिशन होता है कंपोजिशन को मेंशन करो, फंक्शन क्या है, डायग्राम क्या है। तो ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के, यही वाला फार्मूला आपने अप्लाई कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चूंकि आपके पास सिर्फ इस तरह वन शीट नहीं होता है, 2 to 3 to 4 पेजेस होते हैं, तो आपने इसको कंप्लीट फेल करना होता है। तो कंप्लीट फेल के लिए जरूरी है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा हो। इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी होनी चाहिए, मीनिंग क्या है, इसकी फिर प्रॉपर डिफिनेशन आपने कर लेना है। फिर स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर हम आते हैं, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इसकी फंक्शंस क्या है, इनर क्या है, मैट्रिक्स क्या है, क्रिस्टिया क्या है, फिर इसकी फंक्शन क्या है। इस तरह एक फंक्शन नहीं 3-4 फंक्शन लिखना है। और इंसानों को अगर आप इकट्ठा करें, लास्ट में आपने फिर प्रॉपर तरीके से एक डायग्राम्स को भी बनाना है। तो आपका ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया फॉर बायोलॉजी। आपने यही वाला फार्मूला फिजिक्स के अंदर भी अप्लाई कर लेना है, केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन चूंकि वहाँ पे आपने थोड़ा बहुत इस तरह रिशफल कर लेना है। रिशफल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चूंकि मैं अक्सर स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, तो फिजिक्स के अंदर इतना प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वहाँ पे आपने सिंपल कंसेप्ट को यूज़ कर लेना है ग्राफ की शक्ल में। इस तरह के डायग्राम्स थोड़ा बहुत पॉसिबल है, उससे आपने शो कर लेना है कि इस तरह मैकेनिज्म इसके अंदर होता है या न्यूमेरिकल होता है। इसके अलावा बुक्स के अंदर या गाइड्स के अंदर और भी इंफॉर्मेशन होते हैं, तो आपने इसको पुट कर लेना है फॉर बाकी सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया अबाउट बोर्ड पेपर प्रेजेंटेशन कि आपने किस तरीके से प्रेजेंट कर लेना है। लास्ट यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे मैं आपके साथ एक बायोलॉजिकल एक साइकोलॉजिकल एक बात शेयर कर लेता हूँ। याद है कि डियर स्टूडेंट, जब आप पेपर के लिए बैठते हो तो कोशिश करिए कि खामोशी से वहाँ बैठे। कभी कभार क्या होता है, हम स्टूडेंट मिस्टेक कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेते हैं, डिस्कशंस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक्स को रिव्यू कर ले। आपने ये मिस्टेक नहीं करना है। आपने क्या करना है, वहाँ पे खामोश होना है। और खामोशी का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आप इस तरह दंग रह जाए, नहीं, आपने यहाँ पे दुआएं करने हैं, जिक्र अस्कार कर लेना है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप दुआ करेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, तो आपके माइंड को रिलैक्सेशन फील होता है, बजाय ये कि आप दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें या एक्स्ट्रा बातचीत कर ले। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एक टॉप स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो आपने खामोशी से जिक्र कर लेना है, दुआ कर लेना है। और फिर नेक्स्ट जब आपको पेपर देता है तो पेपर की कुछ दुआएं होते हैं, इस तरह एक दुआ ही हस्बकल्लाहु वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन, इस तरह और भी कुछ दुआएं हैं, दुरूद शरीफ आपने पढ़ लेना है। ये क्या हो, इससे क्या होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। और इसके साथ साथ क्या है, पेपर देता है तो आपने पेपर को एक बार रिव्यू कर लेना है कि पेपर के अंदर कोई तो मिस्टेक नहीं है, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट लेना है।
और स्टार्ट आपने उस क्वेश्चन से लेना है जो आपको परफेक्ट तरीके से आता है। परफेक्ट का मतलब ये होता है, कभी कभार क्या होता है कि आपको 11 क्वेश्चन गिवन होता है और 11 के अंदर आपको लेट्स सपोज आपको 7 या 6 आते हैं और आपने 8 करने होते हैं, तो आपने उस परफेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है जो आपको परफेक्ट तरीके से आता है। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है आगे क्वेश्चंस के लिए। अब डियर स्टूडेंट, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मैंने आपके साथ एक स्टूडेंट्स की पेपर शेयर कर लेना है, उसने कौन से मिस्टेक किया है और किस तरीके से इसने पेपर को अटेम्प्ट किया है। क्योंकि ये जो पेपर है उसकी टर्म्स की पेपर है, फर्स्ट सेकंड टर्म की। इस तरह नहीं कि अभी से उसने मेरे लिए प्रिपेयर किया है, नहीं, उसने ड्यूरिंग जो पेपर के दौरान पेपर लिखे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लेना है कि उसने किस तरीके से। यहाँ से आपने रफली आइडिया लेना है कि एक स्टूडेंट फेजेस के अंदर इतने अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, वो बोर्ड्स के लिए किस तरीके से फिर मेहनत करेगा। यहाँ से आपने एक रफली आइडिया लेना है। बाकी अगर आपका कोई क्वेरी होगा, अगर आपको कोई मसला है, तो आप कमेंट्स के अंदर मिशन MBBS पेज से भी आप रब्ता कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के पेपर पड़े हैं। जिस तरह वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया कि इसके ऊपर हमने रिव्यू कर लेना है, अगर कोई अच्छी पॉइंट्स होगी वो भी डिस्कस कर लेना है, और अगर कोई जगह पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होगी तो आगे हमने वो भी डिस्कस कर लेना है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये सेकंड और फर्स्ट टर्म के पेपर है, ये चूंकि स्टूडेंट इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद भी मैं स्टूडेंट्स को दाद देता हूँ कि इसने इतने अच्छी तरीके से इसको भी अटेम्प्ट किया हुआ है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। इस तरह भी नहीं कि ये बाद में खुद से लिखा है, नहीं, ड्यूरिंग एग्ज़ाम का पेपर है, चेक भी हुआ, इसको मार्क्स भी गिवन है। तो मैंने आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ शेयर कर लेना है। पिछले पार्ट्स के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपने किस तरीके से एक बोर्ड की क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं, चूंकि ये बायोलॉजी का पेपर है और बायोलॉजी को ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन गिवन है, फिर क्वेश्चन गिवन है, शॉर्ट क्वेश्चन, पार्ट 1, आंसर, और इसके बाद इसने स्टार्ट लिया है। लेकिन आपने ये मिस्टेक बोर्ड्स के पेपर के अंदर नहीं करना है। वजह क्या है, चूंकि वहाँ पे जो शीट गिवन होता है वो ई शीट है। ई शीट का मतलब क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होता है और टू द पॉइंट आपने स्टार्ट कर लेना है, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह इसने स्टार्ट किया है। आपने ये मिस्टेक नहीं करना है। मतलब ये कि वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हेडिंग होनी चाहिए मिनिमम। कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट 6 को भी निकालते हैं, 7 को भी, लेकिन टू द पॉइंट आपने फिर इसके साथ वो इन्फॉर्मेशन लिखना है। मतलब ये कि जिस तरह क्वेश्चंस के अंदर हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अगर आपके पास डिस्कवरी गिवन है, डिस्कवरी लिख दे, एक पॉइंट्स के अंदर मीनिंग लिख दे, डिफिनेशन लिख दे, स्ट्रक्चर का एक पॉइंट लिख दे, फंक्शन का एक पॉइंट लिख दे, और इस तरह अगर डायग्राम्स परफेक्ट आता है 3-4 सेकंड्स के अंदर अगर आपको सिंपल इसको लेबल कर सकते हो तो बना ली, इतना टाइम इसके ऊपर ज़ाया नहीं होगा। परफेक्ट स्टूडेंट होते हैं अक्सर इस तरह वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो बाकी अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन देख ली, इसकी राइटिंग देख ली स्टूडेंट्स की, तो बहुत खूबसूरत अंदाज से इसने मतलब इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हुआ है। लेकिन वहाँ पे अगर आपको याद है मैंने वहाँ पे कुछ इस तरह हैशटैग लगाए थे, लेकिन आपने इस तरह हैशटैग नहीं कर लेना, प्रॉपर आपने इस तरह कट मार्कर को यूज़ कर लेना है। और आपने जो भी हेडिंग देना है आपने कलरफुल वगैरह मार्कर या जो आपके पास कट मार्कर होते हैं आपने उसको यूज़ नहीं करना है। आपने सिंपल इस तरह ब्लैक या जो ब्लू होता है इसको सिंपल यूज़ करना है, और इसके साथ इस तरह जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं, इस तरह वहाँ पे हमने लिखा था पावर हाउस ऑफ सेल, उसको आपने सिंपल अंडरलाइन कर लेना है। इस तरह जो मोटी मोटी बातें होता है आपने सिंपल इसको हाईलाइट करना है या अंडरलाइन कर लेना है। और हाईलाइटर हो गया, इस तरह कलरफुल मार्कर वगैरह आपने बिल्कुल इसका यूज़ नहीं करना है। वजह क्या है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस पार्ट्स के अंदर, क्योंकि आपके पेपर जो होता है वो स्कैन होता है, और स्कैन होने के बाद आपका जो पेपर का कलर होता है वो इस तरह ब्लैक नज़र आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वही वाला पैटर्न अप्लाई कर लेना है। तो ये हो गया फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखो दूसरा पार्ट 5 लिखा है, पार्ट 5 और इसका आंसर ये नहीं लिखना है, आपने वहाँ पर डायरेक्ट इस तरह स्टार्ट लेना है जिस तरह इसने स्टार्ट लिया है, सिग्निफिकेशन ऑफ माइटोसिस, उसने ये पॉइंट लिखा है, फिर इसके बाद जो सिग्निफिकेशन इसने हाईलाइट किया हुआ है मतलब अंडरलाइन किया है, इस तरह फिर आगे। तो ये माइटोसिस उसने ये पॉइंट लिखा है, फिर इसके बाद जो सिग्निफिकेशन इसने हाईलाइट किया हुआ है मतलब अंडरलाइन किया है, इस तरह फिर आगे। तो ये एक स्टूडेंट्स का पेपर है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट सा वीडियो भी बनाना है, क्योंकि ये वीडियो का पार्ट था मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस किया। बाकी भी जितने क्वेश्चन है आपने वही वाला फार्मूला यूज़ कर लेना। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम लिखा है, तो ये आपने हाईलाइट कर लेना है 1, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब
अगर इस तरह पॉइंट के बजाय यहाँ पे सिंपल एक हाई हेडिंग दे दे एक्टिवेशन एनर्जी के बाद लिख दे एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, कितना अच्छी बात होगी आपके पेपर के लिए। इस तरह स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे स्पीड लिख दे, एंजाइम वर्क इन अ सीक्वेंस, ठीक है, वर्क लिख दे। हेडिंग खुद से बनाना है और इसके अंदर पुट कर लेना है। इस तरह जितनी भी क्वेश्चन इसके अंदर आप पुट कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मली। तो ये था नॉर्मली बायोलॉजी के लिए। नेक्स्ट क्या है इसकी फिजिक्स का पेपर। अब दोबारा आपने वही वाला फार्मूला यूज़ कर लेना, क्योंकि ये तो उसकी स्कूल की पेपर है, लेकिन बोर्ड्स के अंदर आपने ये चीज़ें स्किप करना है और इस तरह स्टार्ट लेना है लाइक पैरेलल की डिफिनेशन, और इसकी इस तरह अगर कोई एग्जांपल है इसको आपने प्रॉपर तरीके से मेंशन कर देना है डायग्राम से या एग्जांपल से या न्यूमेरिकल से। तो फिजिक्स के लिए आपने वही वाला ट्रिक यूज़ कर लेना है जो वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये है इसका पेपर का फिजिक्स का पेपर, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने एक शार्ट बनाना है, आइडिया हो जाए कि आपने फिजिक्स का पेपर किस तरीके से सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट है ये इसका केमिस्ट्री, ये भी सेम लाइक फॉर फिजिक्स एंड बायोलॉजी। आते हैं आर्ट सब्जेक्ट की तरफ, ये है इस्लामियात, ठीक है। तो इस्लामियात के अंदर आप देख ले ये वाली चीज़ आपने स्किप कर लेना है, जूस वगैरह। मैथ में हमने क्या कर लेना है, इस तरह हेडिंग को निकालना है और हेडिंग के नीचे जो एक्सप्लेनेशन होता है आपने इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। लेकिन अगर इस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर कोई हाईलाइट पॉइंट है तो आपने इसको भी कट मार्कर से इस तरह करना है। लेकिन चूंकि ये इसके प्रैक्टिस के पेपर थे फर्स्ट और सेकंड टर्म के, लेकिन बोर्ड्स के अंदर आपने थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेना है इस तरह क्वेश्चंस के लिए। बाकी इसके अगर आप पेपर के प्रेजेंटेशन देख ले तो ये परफेक्ट है, ठीक है। इस तरह मतलब आयात लिखना, फिर इसकी मीनिंग्स वगैरह। तो ये हो गया इस्लामियात वगैरह की। इसकी लास्ट जो पेपर है वो है पाक स्टडी। ये भी इसने बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया है। लाइक ये देखो, इसको मैं 10/10 देता हूँ इस पेपर के, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर इसने मतलब हेडिंग निकाले हैं। तो अगर आप इस तरह पेपर के लिए हेडिंग निकालेंगे तो इसके फिर जो मार्क्स होंगे वो भी अच्छे होंगे। तो ये बहुत परफेक्ट पेपर है इसने जो पाक स्टडी का पेपर किया है। स्टूडेंट जिसका नाम है सईद। अब देखो इसकी पेपर, इसके अंदर भी कुछ खुसूसियात है जो मैंने आपके साथ शेयर कर लेना है। ये फिजिक्स का चूंकि पेपर है, यह चीज़ आपने स्किप करना है और आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है प्रूव मास ऑफ अर्थ। आपने अर्थ के मास को प्रूव कर लेना है। तो यहाँ पे इसने जो ये चीज़ें लगाई है, ठीक है, हैशटैग या स्टार समझे, ये आपने मार्कर से करना है, क्योंकि ये स्कैन होता है और आप इसको स्कैन करेंगे तो ये बहुत पैर पतले नज़र आते हैं। तो अगर आप इस तरह कट मार्कर से इसको लिखेंगे तो फिर अच्छे लगते हैं। बाकी इस तरह आपने सिंपल जिस अगर आपको अच्छा लगता है पॉइंटर तो आप बेशक पॉइंटर को यूज़ करें, मैं अक्सर रिकमेंड कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभार क्या होता है आपका इतना प्रैक्टिस नहीं होता है मार्कर के थ्रू का आप इस अच्छे तरीके से लिख दें, तो फिर आप इस तरह बल पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रखिए जो बल पॉइंट होता है वो यूजेबल हो, और दूसरा ये कि इसका जो ये टिप्स होता है वो थोड़ा मोटाई उसका ज़्यादा होना, कि इस तरह ये जो पतला है इसका राइटिंग इस लेवल का नहीं होता है। तो ये इसका नॉर्मली फिजिक्स का पेपर है। तो इसको दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप क्या करें, वो मिस्टेक न करें जो इसने की है या बाकी स्टूडेंट ने। फर्स्ट पॉइंट चूँकि वो राइटिंग के हवाले से था और वहाँ मैं भूल गया था, अब भी आपके साथ मैंने वो शेयर कर लेना है। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, ये उसका पेपर है, इसकी राइटिंग तो पहले से बहुत अच्छी है, लेकिन अगर लेट्स सपोज आपका राइटिंग इतना अच्छा नहीं, तो आपने कौन सा टिप यूज़ कर लेना है ताकि आपसे एक टीचर इम्प्रेस्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एक टॉपिक से और टॉपिक से क्वेश्चन गिवन है आपको, मौसम के ऊपर, मौसम में तब्दीली आबो हवा क्या है, और आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, तो कोशिश करिए कि आप सबसे पहले ये हेडिंग तो लाजिमन दें। फिर इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है आप इस तरह ना करें जिस तरह इसने मतलब एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली क्या है। आपका राइटिंग चूंकि इतना अच्छा नहीं है तो आप इस तरह यहाँ पे एक वर्ड लिख दें कैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका राइटिंग थोड़ा बेकार है, इस तरह कैसे, फिर दूसरा जो वर्ड आपने लिखना है जगह, तो इसके करीब ना लिखे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे के लिख दे, ठीक है, ताकि टीचर को आइडिया हो जाए कि मतलब इसने जो चीज़ लेके आए वो सही लेके आए, वो ख़राब नहीं लेके आए। तो कोशिश करिए आपने क्या कर लेना है, स्पेस देना है। और स्पेशली मैं उर्दू के लिए बात कर रहा हूँ। इस तरह अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपने फिर दोबारा से वो वाला फार्मूला अप्लाई कर लेना है, राइटिंग वाला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस। आपने क्या कर लेना है, एक जो इसके अंदर स्पेस होता है वर्ड्स के अंदर, ये आपने इस तरह छोड़ना है, इससे भी आपका जो राइटिंग का इंप्रेशन है वो इंक्रीज होता है। और दूसरा इस तरह आपने स्पेस देना है, और स्पेस इस तरह दे दे। देखो मैंने वर्ड्स के अंदर जो राइटिंग किया था उसको भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो इसने ये वर्ड लिखा है और ये इनके दरमियान इसको फिर क्या क्या है, डाला है, और इस तरह इसको, तो इससे क्या होता है
राइटिंग का जो इम्प्रेशन होता है या लुक होता है वो अच्छा लगता है। तो आपने ये वाला ट्रिक भी, कभी कभार क्या होता है हम इस तरह लिखते हैं, इसके पीछे फिर दोबारा वर्ड लिखते हैं, इस तरह आंसू के नीचे वर्ड लिखते हैं, तो इस तरह एक लाइन बनता है और फिर वो अच्छी तरीके से नहीं लगता है। तो आपने राइटिंग के लिए टिप्स और ट्रिक यूज़ कर लेना, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जिनका राइटिंग अच्छा नहीं है। लेकिन आपका अगर राइटिंग अच्छा है तो फिर आपने यही वाला ट्रिक और फार्मूला यूज़ कर लेना है। तो डियर टीचर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अभी भी कोई मसला है राइटिंग के हवाले से, पेपर के अटेम्पटेशन के हवाले से, कोई भी मसला है, चूँकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा कि आपको सिर्फ बाखबर करूँ कि आपने किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर लेना है। शायद इस तरह कोई इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स होंगे ताकि आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने में शायद वो हेल्प देंगे। इंशाल्लाह अगर प्रॉपर तरीके से मुझे टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर एक 3 से 5 वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, वो प्रॉपर आपको फिर गाइड करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली अपने स्वीटेस्ट एंड नियरेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर वो इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।